Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो एंटायर सिलेबस में से आने हैं। आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उसमें आपके पास ऑप्शन होगा, उनमें से आपने 9 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था कि हर यूनिट में से मैं आपको एक चैप्टर स्किप करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दूंगी। सो आई होप आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की सारी वीडियोस अच्छे से देख ली होंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स का भी तैयार होगा, साथ ही साथ उसी क्वेश्चन में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। सो इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने आपके साथ लॉन्ग वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। तो वही टर्म्स और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। सो इस तरीके से आपका जो एंटायर सिलेबस है सोशियोलॉजी 5th सेमेस्टर का, वो कवर हो चुका है। आई होप आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल होंगी, आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, इंडो आर्यन टाइप। On the basis of physical type, Risley divided Indian people in 7 different types. Physical type यानी body structure के अकॉर्डिंग जो रिस्ले थे सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने इंडियन पीपल को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। उनमें से एक टाइप इंडो आर्यन है। दिस टाइप अप्रोचेज मोस्ट क्लोजली टू द ट्रेडिशनल आर्यंस। दीज पीपल आर मोस्टली टॉल विद फेयर कम्प्लेक्शन। अब इन लोगों को ट्रेडिशनली जो आर्यंस थे, जो इंडिया में आए थे, आउटसाइडर्स जिन्हें मानते हैं, जो ओरिजिनली इंडिया के नहीं थे, इनके कुछ फिजिकल फीचर्स लिखे हैं कि किस तरीके से वो लोग दिखते थे। पहली बात तो वो टॉल थे, सेकंड उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था। में से एक इंडो आर्यन भी थे, और इंडो आर्यंस क्लोजली जो है ट्रेडिशनल आर्यंस को बोलते हैं, जो आउटसाइडर्स थे, जो ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे। उनके कुछ यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं कि कैसे फिजिकली बॉडी उनकी किस स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे दिखते थे वो लोग। टॉल थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, डार्क आइज थी, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी एंड फेस, लॉन्ग हेड हुआ करते थे उनके, नैरो एंड लॉन्ग प्रोमिनेंट नोज। तो ये कुछ इंडो आर्यंस के फीचर्स लिखे हुए हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका द्रविडियन, पीपल स्पीकिंग तमिल, मलयालम, तेलुगु एंड द किंडर्ड लैंग्वेजेस आर कॉल्ड द्रविडियन। तो ये सारी भाषाओं के जो लोग हैं उनको द्रविडियन कहा जाता है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय मीडियम स्टेचर, ब्राउनिश ब्लैक स्किन, स्मॉल हेड एंड फ्लैट नोज। दे हैव कर्ली हेयर्स। तो अगेन द्रविडियन लोगों की भाषा, उनके जो फीचर्स हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है गॉन्ड्स। गॉन्ड्स आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन द कंट्री एंड इट इज़ बिलीव दैट दे बिलोंग टू द द्रविडियन ग्रुप। गॉन्ड्स जो हैं इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ट्राइब, यानी ऐसे लोग जो प्रिमिटिव तरीके से नेचर के बिल्कुल पास यानी फॉरेस्ट में रहते हैं, और ये सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया का, और ये लोग द्रविडियन ग्रुप से माने जाते हैं। द गॉन्ड्स आर कंसिडर्ड इन सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गॉन्ड्स पाए जाते हैं, एंड दे जनरली फॉलो देयर ऑन गॉन्ड रिलीजन। गॉन्ड ट्राइबल के जो लोग हैं उनका खुद का धर्म है, रीति रिवाज है और वर्शिपिंग करने का स्टाइल है। दे डिपेंड अपॉन एग्रो फॉरेस्ट इकोनॉमी। जो भी वो लोग कमाते हैं या जो भी उनकी एक्टिविटी है, वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। दे आर पैट्रियार्कल, यानी कि उनकी सोसाइटी में मेल डोमिनेंट है और सारे डिसीजन वही लेते हैं। उनकी जो लीनेजेस हैं वो पैट्रियार्की से डिसाइड होती हैं। वो लोग एक्सोगैमस है, मीन्स अपने ट्राइबल एरिया में वो लोग मैरिज नहीं करते हैं, आउटसाइड द ट्राइबल एरिया और द ट्राइबल कम्युनिटी वो लोग मैरिज करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है भिल्स। द भिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। गॉन्ड फर्स्ट नंबर पे हैं जो लार्जेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, सेकेंड नंबर पे भिल्स होते हैं, और ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द भिल पॉपुलेशन इन द वेस्ट मध्य प्रदेश। तो ये लोग भी वेस्ट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज एग्रीकल्चर। की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। द भिल ट्राइब इज जनरली एंडोगैमस, यानी भिल ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो अपने ही ट्राइब के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ मैरिजेस करते हैं। दे आर पैट्रियार्कल, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो वहाँ पे जो मेल मेंबर्स होंगे वो लेंगे। आपका कॉन्सेप्ट है संथल्स। द संथल्स आर द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। सो थर्ड नंबर पे जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो संथल्स है, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं। द मेंबर ऑफ दिस ट्राइब आर फाउंड इन द 3 मेन स्टेट। तो 3 मेन
स्टेट्स में संथल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। दे हैव एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तो उनकी भी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। द ब्राइड प्राइस इज प्रेवलेंट अमंग संथल्स, कि संथल्स के बीच में जो ब्राइड है उनको प्राइस देकर खरीदा जाता है, जो ज़्यादा प्राइस देगा उसके साथ जो है उस वुमेन की मैरिज होती है, इसको बोलते हैं ब्राइड प्राइस। वुमेन हैव प्रॉपर्टी राइट, तो संथल्स जो होते हैं उनमें वुमेन्स के पास भी इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टी का, यानी प्रॉपर्टीज़ जो है उनके नाम पर भी ट्रांसफ़र की जाती हैं। आपका कॉन्सेप्ट है होमोजेनिटी। रूरल सोसाइटी इज मार्क्ड बाय होमोजेनिटी, सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट। सो ज़्यादातर जो रूरल एरियाज यानी गांव के लोग होते हैं वहाँ पर उनकी एक जैसी सोच, एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू और जो ड्रेसिंग सेंस है, वे ऑफ लिविंग है, वो एक जैसा दिखाई देता है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होते। इसी चीज़ को होमोजेनिटी कहते हैं। रूरल सोसाइटी इज होमोजीनस इन नेचर। समटाइम वी हैव अ विलेज वेयर पीपल ऑफ ओनली वन रिलीजन एंड कास्ट आर लिविंग। तो ज़्यादातर हमें ऐसे भी विलेज देखने को मिलते हैं सिर्फ एक ही धर्म या एक ही कास्ट के लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या किसी चीज़ को लेके थिंकिंग है वो एक जैसी होती है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है फैमिलिज्म। फैमिलिज्म मीन्स गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द फैमिली एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल। फैमिलिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब है जहाँ पर फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक अकेले इंसान से, यानी एक इंडिविजुअल की बात का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना फैमिली का होता है। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं फैमिली के वो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं और फैमिली एज अ ग्रुप वर्क करती है, वहाँ पर इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, यानी रूरल एरियाज में जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी वो एग्रीकल्चर है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी। ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, की जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उस पर मेन ओनरशिप किसकी है, और ये हायरार्किकल ग्रेडेशन का होता है कि जिसकी एक ज़मीन है वो नेक्स्ट वो कैरी फॉरवर्ड करके किसको दे देगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। देन ऐसे ही हायरार्किकल नेचर में लैंड जो है वो ट्रांसफ़र होती है। इंडियन रूरल इकोनॉमीज एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इकोनॉमी एक जैसी डेवलप नहीं हो रही है। इन सर्टन प्लेसेस द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टिल एट द हो लेवल। इंडिया में आज भी ऐसे कुछ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही प्रिमिटिव और जो पुराने टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करके हो रहे हैं, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर टोटली मशीन्स आ चुकी हैं, ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, न्यू टेक्निक्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर की जा रही है। तो रूरल इकोनॉमी मतलब वहाँ पे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर इक्वली डेवलप नहीं हो रहा है पूरे इंडिया में, कहीं पर बहुत एडवांस्ड है और कहीं पे बहुत प्रिमिटिव है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है जजमानी सिस्टम। द जजमानी सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जजमानी सिस्टम माना जाता है। द टर्म जजमान इज़ यूज्ड फॉर एनीवन स्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड कामिन इज़ वन हु परफॉर्म सर्विस। तो जजमान का मतलब होता है जिसकी ज़मीन है, जो मेन उस ज़मीन पर ओनर है या काम करवा रहा है किसी पर्सन से, और कामिन होता है जो अपनी सर्विस दे रहा है, यानी जो वर्कर होता है उसको कामिन कहते हैं, जो वहाँ पर काम कर रहा है। कामिन्स होते हैं उनको उनकी पेमेंट कैश में भी दी जा सकती है, उसके अलावा काइंड यानी पैसे के बदले में कुछ भी प्रोड्यूस दे सकते हैं उन लोगों को, या फिर वो जो सैलरी है वो डेली बेसिस पे मिल सकती है, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। ये वहाँ के जो जजमान होंगे जिसके अंडर वो वर्क कर रहे हैं उनके विश के अकॉर्डिंग होता है। तो आपका कॉन्सेप्ट है फैमिली लेबर, यानी कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है वर्किंग में। अब ये जो जहाँ पे भी काम करेंगे वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होंगी, यहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी सर्विस नहीं देगा, पूरी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, मेन वुमेन चिल्ड्रन सब मिलकर काम करेंगे। उसके लिए उन्हें जो भी वेजेस मिलेंगे, जो भी एग्रीकल्चर रिटर्न होगा वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो अपने जो डेली लाइफ की जो नेसेसिटीज़ है वो बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है ज़मींदारी सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड ज़मींदारी सिस्टम इन इंडिया। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ज़मींदारी सिस्टम को लेकर आए थे इंडिया में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ज़मींदार हैं उन सबकी पोजीशन इंडिया में काफ़ी पावरफुल रहेगी, वो मेन डिसीजन ले सकते हैं अपने ज़मीन से रिलेटेड। दे हैड ओनली द इकोनॉमिक एंड द फ्यूडल सिस्टम पावर ओवर देयर टीनेट्स, यानी जो भी उनके अंडर उनके वर्कर्स, उनके किराएदार, उनके टीनेट्स जो काम कर रहे हैं उन पर कंप्लीट राइट है उस ज़मींदार का। उसके अलावा ये टोटली उनके विश के अकॉर्डिंग है कि उन्होंने कौन से कास्ट या क्लास के लोगों से जो है उस पर्टिकुलर फील्ड पे काम करवाना है, कितने वेजेस दे रहे हैं, किस तरीके से सोशली उन लोगों को कंट्रोल करना है। सो यहाँ पर जितने भी डिसीजन रहेंगे वो एक ज़मींदार के रहेंगे, और उनको मेन क्या करना है कि वहाँ पर प्रोडक्शन का काम कर कर जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो देना है ब्रिटिशर्स को। तो ये ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है लैंड रिफॉर्म्स। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंटरमीडियरी राइट्स ऑन लैंड वर अबॉलिश्ड एंड द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स वर इम्पोज्ड। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने बहुत सारे लैंड से रिलेटेड कानूनों को चेंज किया। इसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं। लैंड पर जो है ना एक्चुअल कंट्रोल किसका रहने वाला है, जो उसका ओनर होगा। इंटरमीडियरी राइट्स नहीं होगा कि पहले एक फ्यूडल लॉर्ड है, देन उन्होंने अपनी लैंड जो है डिवाइड की है और वो वहाँ पे फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर करवा रहे हैं, तो ये चीज़ सरकार ने अबॉलिश कर दी। उसके अलावा अगर किसी की भी ज़मीन लैंड होल्डिंग जो है किसी ने ज़बरदस्ती हथियार रखी है इलीगल तरीके से, वो भी सरकार ने उसके लिए कानून बनाया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं उन लोगों ने अपनी कल्टिवेशन का काम स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, हायर्ड लेबर से, कि वो उनको प्रॉपर वेजेस और सैलरीज देंगे, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इस तरीके से जब लैंड रिफॉर्म्स लाए गए तो एक मिडिल क्लास जो पीसेंट्स की है वो निकल कर सामने आई और मार्केट इकोनॉमी जो है वो डिस्टैब्लिश हो गई। हर किसी ने लैंड को यूज़ करना स्टार्ट किया सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कास्ट के ग्रुप्स के जो लोग थे वो पिसेंट्री में इन्वॉल्व हुए और न्यू क्लास जो हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसी इनोवेशंस हुई एग्रीकल्चरल फील्ड में कि जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया। जैसे कि हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, की साइंटिफिकली सीड्स को पहले चेक किया जाने लगा ताकि सीड्स जब फार्मर्स अपने खेत में लगाएं वो वेस्ट ना हो और उससे प्रोडक्शन अच्छा हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट ने देनी स्टार्ट की। फर्स्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन एरियाज़ में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और साथ ही साथ जो बाकी स्टेट्स है धीरे धीरे वहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज़ किया गया और क्रॉपिंग इंटेंसिटी उस टाइम पर इंडिया में काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। ये बात है 1966 की, जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है अर्बन। अर्बन इज़ एन एरिया हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन। सो अर्बन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर रहते हैं और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 पर्सन्स रह रहे हैं और 3/4 पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशंस कर रही है, यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर में नहीं इन्वॉल्व हैं और कोई जॉब्स कर रहे हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग प्रोफेशंस एंड नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ऐसे एरिया को हम अर्बन एरिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। जब लोग जो है मूव कर कर रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आते हैं और वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं और जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है अर्बनिज्म। इट रेफर्स टू द एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर और लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हु लिव इन द अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया के लोग होते हैं उनका लाइफस्टाइल, उनकी एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है रूरल एरिया से और जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, उनका जो लाइफस्टाइल है, इन्हीं सारी चीज़ों को टोटल मिला के हम अर्बनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है एनोनिमिटी। थिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज लेड टू लॉस ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे कि शहरों में हम बात करते हैं काफ़ी जनसंख्या में लोग जो है एक ही एरिया में रहते हैं बट उनमें कोई भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होता। वो एक दूसरे से कनेक्शन जो होता है, जो गाँव में हम फील करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और हेल्पिंग वाला नेचर होता है वो आपको अर्बन एरियाज में देखने को नहीं मिलता है। पीपल इन सिटीज़ आर लेस लाइकली टू बी फ्रेंड्स विद देयर नेक्स्ट डोर नेबर्स। शायद ही शहरों में ऐसा हो कि हम अपने नेक्स्ट जो नेबर्स होते हैं उनको जानते हैं। बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई वाले शहरों में लोग जो है अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हैं तो वो हार्डली किसी के साथ रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। वन ऑफ द रीज़न देयर इज़ अ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। एनोनिमिटी ऑफ अर्बन लाइफ गिव्स एन इंडिविजुअल एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अप इन सोशल लैडर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्लास बैकग्राउंड। तो एनोनिमिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम शहर में जाकर रहना स्टार्ट करते हैं और यूजुअली किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर कोई नहीं जानता और हर कोई बिजी है। तो इस चीज़ की वजह से हम लोग जो है ईजिली अपना स्टेटस इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी हमें फोर्स नहीं करेगा कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट या क्लास के पर्सन हो तो आप हमारे साथ मिक्सअप नहीं हो सकते या इस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकते। तो हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है अर्बन लाइफ में कि वो अपना स्टेटस रेस कर सके और सोशल लैडर जो है यानी सोसाइटी में रहते हुए एक स्टेटस, हायर स्टेटस जो है वो अचीव कर सके। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वॉलंटियर। वॉलंटियर इज समवन हु ऑफर्स अनपेड सर्विसेज टू अ गुड कॉज। सो वॉलंटियर हम उस पर्सन को कहेंगे जो बिना कोई पैसे लिए हुए किसी भी अच्छे काम के लिए मान जाए।
अपनी सर्विसेज दें। द मेंबरशिप इज़ बेस्ड ऑन डेलिब्रेट चॉइस, कि आप किसी भी ग्रुप के मेंबर बन रहे हो ये आपकी खुद की चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मेंबर्स मे रिज़ाइन एट देयर विल, कि अपने विश के अकॉर्डिंग आप रेजिग्नेशन भी दे सकते हो, आप वहाँ से रिज़ाइन कर सकते हो, उसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होगी। यानी कि वॉलंटियर वो पर्सन है जो किसी भी अच्छे काम के लिए तैयार हो जाए और उसके लिए वो कोई भी पैसा ना ले, वो अनपेड सर्विस होगी। जब दिल करेगा आप उसका पार्ट बन सकते हो और जब चाहे आप उसकी मेंबरशिप वापस ले सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट है डिसफंक्शंस ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन। सम वॉलंटरी एसोसिएशंस आर शैलो, देयर पर्पस इज टू कलेक्ट ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड स्पेंड ऑन देयर वेलफेयर रेदर देन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब कुछ वॉलंटरी एसोसिएशंस जैसे कि जो एनजीओज होते हैं, ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं जो समाज में सेवा करते हैं। उनका जो पर्पस होता है वो बहुत ही सेल्फिश होता है। वो लोग इसलिए ग्रुप बनाते हैं जस्ट वो गवर्नमेंट से ग्रांट्स ले सकें, मदद ले सकें और उस पैसे को अपने बेनिफिट और अपने वेलफेयर के लिए लगा सके, ना कि लोगों के भले के लिए। ये है डिसफंक्शन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे वॉलंटरी एसोसिएशन जो है गवर्नमेंट को इनएक्टिव बनाते हैं, यानी कि जो उनका रोल है, उनका फंक्शन है, उसको भी कहीं ना कहीं कम करते हैं समाज में, और जो लोगों का कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट पे उसको डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ग्रुप जो सरकार ने नहीं बनाया है, वो वॉलंटरी बेसिस पे बना है समाज की सेवा करने के लिए। दे डोंट डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट फॉर देयर वर्किंग, वो सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। वो अपने तरीके से जितने भी उनके पास फंड होते हैं वो समाज में उस चीज़ से सुधार करने की कोशिश करते हैं। मैनी फेमस एनजीओज आर केयर, रेड क्रॉस एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव discrimination is one of the way in which the government of India attempts to deal with the problem confronting the scheduled caste. So protective discrimination का मतलब है लोगों के साथ भेदभाव करना, बट उसमें भी गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव रोल हो, उसके पीछे कोई पॉजिटिव एजेंडा हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वालिटी, बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं, एससी और एसटी वालों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हम तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनको बेनिफिट, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दे रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को, जब कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसी के भले के लिए, उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो स्टेटस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों का वो भी इम्प्रूव हो, वो भी टाइम के साथ डेवलप हो पाए। रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ अ सोशल पॉलिसी ऑफ द स्टेट। सो हर स्टेट का यही एक मेन एजेंडा है कि उन्होंने रिजर्वेशंस देनी है, सो दैट वो लोग जो है डेवलप हो सके, उनको अच्छे से एजुकेशन मिल सके, वो जॉब कर सके, फी कंसेशंस उन लोगों को मिल सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अंडर वेरियस आर्टिकल। हमारे संविधान में भी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है डिफरेंट आर्टिकल्स में, सो दैट हम लोग एग्लिटेरियन सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सकें। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसमें हर कोई इक्वल हो। अगर कोई पर्सन ऐसा है या कोई कम्युनिटी ऐसी है जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है, जिनके पास ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, जो बैकवर्ड है, उन लोगों को स्पेशल राइट्स और स्पेशल प्रिविलेजेस देकर उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज किया जाता है, और इस चीज़ को कहा जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आर्टिकल 330 एंड 332 प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एससी एंड एसटी इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। सो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है कि राजनीतिक तौर पर जब हम सीट्स रिजर्व करते हैं एससी और एसटी वालों के लिए, सो दैट उस कम्युनिटी का भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सामने आ सकें, उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, और उनकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व आउट हो सके। तो इसलिए सरकार ने उनके लिए रिजर्वेशंस रख रखी हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इनिशियली द रिजर्वेशन फॉर 10 years बट दे हैव बीन पीरियडिकली एक्सटेंडेड। स्टार्टिंग में जो ये रिजर्वेशन थी सिर्फ ये 10 साल के लिए रखी गई थी ताकि उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके, बट जब सरकार को लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो सरकार जो है 10 साल बाद जो है कानून बनाकर इनकी जो रिजर्वेशन है उनको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। यानी कि जो रिजर्वेशन दी जाती है SC ST पर्सनस को या कम्युनिटी को, वो फिक्स्ड नहीं है, वो सिर्फ 10 years की जो टाइम पीरियड है उस वहाँ तक सीमित होती है। 10 साल बाद फिर से गवर्नमेंट जो है कानून बनाकर उसको पास करवाते हैं 10 साल के लिए। मैंने यहाँ पर जितने भी आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस पे नहीं किए थे, तो जिन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस अच्छे से देखी हैं उन्हें ये पता चल चुका होगा। एंड आई होप आपको ये सारी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड मैं आपको एक चीज़ फिर से यही कहूँगी कि आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का आना है। जब आप सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो तैयार करोगे तो काफ़ी हद तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वहीं से कवर हो जाएंगे। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time.
All the best achievers. Have a nice day.